नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 26 जुलाई 2022 है। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों आज हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। IIITB यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु एक डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म दुनिया के अलग अलग देशों को प्रोवाइड करने वाला है। बेसिकली IITB जो है उसने ये एक ओपन सोर्स फाउंडेशनल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया है। इसका नाम है मॉसिप यानी कि मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा MCQ पूछा जाए कि हाल ही में मॉसिप जो है वो न्यूज़ में था, तो ये किसने बनाया है, तो रिमेंबर, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। इट इज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट of information technology and it is based in Bangalore। ठीक है, बेंगलोर या फिर बेंगलुरु, IIITB, रिमेंबर दिस। अब श्रीलंका, मोरक्को, फिलीपाइंस, गिनी, फिर इथियोपिया, टोगोलीज रिपब्लिक, ये कुछ ऐसे देश हैं जो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। और जैसे हमारा आधार कार्ड है ना, वैसे ही अपने सिटीजन्स को ऐसी एक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सारे देश जो हैं ये मॉसिप का इस्तेमाल करते हैं। वेस्ट अफ्रीका का एक देश है सिएरा लियोन, और ये देश जो हैं ये भी अब मॉसिप का इस्तेमाल करना चाहता है। और ये जो मॉसिप हैं तो इसको बिल एंड मेलिंडा गेट्स, टाटा ट्रस्ट, नोराड, ओमिदियार नेटवर्क, इसके अलावा इन्फोसिस के को-फाउंडर जो गोपाल कृष्णा है, तो उनका प्रतीक्षा ट्रस्ट है, तो उसने भी $1 मिलियन दिए हैं। और टोटल 150 करोड़ रुपीज़ ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने इस मॉसिप के लिए इस इंस्टीट्यूशन को दिए हैं। फिलीपाइंस में 71 मिलियन सिटीजन्स जो हैं वो मॉसिप के तहत रजिस्टर हो चुके हैं और 50 मिलियन लोगों को आइडेंटिटी कार्ड्स इश्यू किए गए हैं। मोरक्को की बात करें तो मोरक्को की पॉपुलेशन है 36 मिलियन और उसमें से 1,50,000 जितने लोग जो हैं उनको ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो है वो मिल चुका है। IIITB जो है इसका इंटेंशन ये है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये 3 बिलियन लोगों तक पहुंचना चाहता है। और 3 बिलियन लोग ऐसे दुनिया में जिनके पास किसी प्रकार का आईडी नहीं है, तो उनके पास आईडी आ जाएगा तो अपने अपने देश में जो भी अलग अलग बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं सरकार से वो मिल पाएंगे। और इसके अलावा युगांडा, नाइजीरिया, सोमोआ, तुनिशिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है टू यूज़ दिस मॉसिप। मॉसिप जो है ये फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस के साथ साथ वॉइस बायोमेट्रिक्स का भी इस्तेमाल करता है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ये वाला प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामिनेशन में कि कौन सी चीज़ का इस्तेमाल होता है, आइरिस या फिर रेटिना। तो रिमेंबर, इट इज़ नॉट रेटिना, इट इज़ आइरिस। आइरिस जो है ये हमारी फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती है और आइरिस जो है वो हमारी आँखों में होती है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो बायोमेट्रिक के तौर पर किया जाता है। IIITB जो है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी है और इट्स रजिस्टर्ड अंडर कर्नाटका सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 और इसके चेयरमैन हैं गोपाल कृष्णन, जो हमने देखा कि फोसिस के को-फाउंडर हैं। और भारत हमारे देश को एक एज ए सॉफ्टवेयर ब्रांड के तौर पर प्रमोशन का काम भी ये मॉसिप जो है वो करता है, तो भारत एज ए कंट्री के लिए भी ये मॉसिप जो है वो काफ़ी अच्छा एक ब्रांड है। दोस्तों एक ग्रुप बनाया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, GST काउंसिल ने बनाया था, एंड इट्स अबाउट कैसीनोज, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग। तो इस पर कितनी GST लगनी चाहिए, तो इसको लेकर GST काउंसिल ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर पैनल जो है ये बनाई थी। और इस पर्टिकुलर GOM ने ये सजेशन दिया है कि 28% टैक्स जो है वो एक्चुअल बेटिंग कंपोनेंट जो है उस पर लगाया जाना चाहिए, राइट। अब इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। गोवा एक ऐसा राज्य है, आई एम श्योर यू नो कि गोवा पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर ये कसिनोज़ हैं, बहुत सारे कसिनोज़ हैं। तो अब होता यह है कि आप किसी कसिनो में जाते हैं
तो यू आइदर टेक चिप्स या फिर कॉइन्स, जो ऐसी छोटी छोटी चिप्स होती है ना, जिनको हमने कई बार फिल्मों में देखते हैं, कैसी अलग अलग कलर की चिप्स अपने पास होती है, टेबल पर लेकर बैठे हुए हैं और फिर वो कैश से नहीं खेलते हैं, ये चिप्स देकर खेलते हैं। तो ये चिप्स की वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है इसकी, कॉइन की भी। अब आप कसिनो में गए, लेट्स से कि आपने 10,000 रुपये की चिप्स खरीदी, उस 10,000 में से आपने 5,000 रुपये लगाए बैटिंग पे, राइट, आपने जुआ खेला उसका, और बाकी के 5,000 का आपने खाना पीना खाया, राइट, वो सारी चीज़ें वहाँ पर की। तो अब यही चिप जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया है कि ये 5,000 रुपये आपने बैटिंग की, जुआ खेला, लेकिन बाकी के 5,000 रुपये तो आपने खाने पीने के लिए यूज़ किए। तो सारी की सारी चीज़ों पर 28% नहीं लगना चाहिए, खाने पीने की चीज़ पर नहीं। हाँ, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो उस पर चलो ठीक है, अगर आपको पैसा मिले तो उस पर 28% लगाए तो ठीक है, लेकिन खाने पीने की और उन सारी चीज़ों पर 28% नहीं लगना चाहिए। तो गोवा की ये एक लंबे समय से रिक्वेस्ट थी, और अब ये जो पैनल हैं, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने यही रिकमेंडेशन दिया है कि एक्चुअल बेटिंग कंपोनेंट जो हैं उस पर 28% लगाया जाना चाहिए, रादर देन एंटायर कंसिडरेशन, सारी चीज़ों पर नहीं, यानी कि खाने पीने की चीज़ें जो है उस पर 28% टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि कसिनोज़ में जाना जो है उतना एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि लोग वहाँ पर जाएंगे तो टूरिज़्म के लिए ये अच्छा रहेगा। मैं गोवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी ये पूरे देश पर एप्लीकेबल है। कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022, ये बिल जो है ये कॉफ़ी एक्ट 1942 को रिप्लेस कर सकता है। खबर यह है कि इसी मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और गवर्नमेंट ने ये एक गवर्नमेंट का लक्ष्य ये है, कोशिश ये है कि कॉफ़ी बोर्ड जो है तो उसको थोड़ा एक्सपांड किया जाए, उसके जो पावर्स हैं उसको एक्सपांड किया जाए, राइट। इसमें कॉफ़ी के प्रोडक्शन को सपोर्ट देने का, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, प्रमोशन ऑफ कॉफ़ी एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ कॉफ़ी ग्रोवर्स इन द कंट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब इस बिल के तहत कवर की जाएगी। और एक वन टाइम सर्टिफिकेट भी इश्यू किया जाएगा अगर किसी व्यक्ति को कॉफ़ी एक्सपोर्ट करनी है या फिर री इम्पोर्ट करनी है तो उसके लिए। और ये बिल जो हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया इसी सेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और मेन लक्ष्य यही है कि हम कॉफ़ी को और ज़्यादा प्रोड्यूस करके अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी को एक्सपोर्ट कर सके, डोमेस्टिक मार्केट में भी अलग अलग जगहों पर हम कॉफ़ी को बेच सके, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी कॉफ़ी जो हैं उसको हम बेच सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बिल में कवर की जाएगी। इसी के साथ जो हाई यील्डिंग, डिजीज़ एंड पेस्ट टॉलरेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट कॉफ़ी की वैरायटी जो है उसका प्रोडक्शन करना, नई कॉफ़ी के बीन्स और नई वैरायटी ब्रीडिंग करना, तो ये सारी चीज़ें भी इस बिल में कवर की गई हैं। अब देखते हैं जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उस टाइम पर हमें ज़्यादा डिटेल्स मिलेगी। कैग जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो कैग इज़ गोइंग टू असेस कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी तो उसकी इम्पैक्ट फाइनेंसेस पर कितनी है, इसका असेसमेंट जो है वो कैग करने वाली है। और कुछ राज्य जो हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो पुरानी जो पेंशन स्कीम है तो उसमें स्विच करना चाहते हैं, पुरानी पेंशन स्कीम को वापस री इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो कैग अब इसको स्टडी करेगा और पता चलेगा कि फाइनेंसेस पर इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट है। The center had instituted a contributory national pension system for those joining service from 1st January 2004, ending the costly defined benefit regime. तो पहले जो पुरानी सिस्टम थी तो उसको सरकार ने चेंज किया, सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और इसमें यह था कि 1 जनवरी 2004 से जो लोग सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं तो वो लोग इस नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसके पार्ट बन जाते हैं। और बहुत सारे स्टेट्स जो हैं तो उन्होंने भी एनपीएस को ज्वाइन करने की ज्वाइन कर लिया है। अब इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका कहना यह है कि पुरानी जो सिस्टम है, ओल्ड पेंशन सिस्टम, तो ये ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है ये स्टेट फाइनेंसेस के लिए अच्छी नहीं है। और कैग जो है, कैग ने ये भी एक काम करना स्टार्ट किया है कि कैग हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड वर्क ऑन कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि एक राज्य के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कितने हैं, तो इसको लेकर भी एक
टेक्निकल एक्सपर्ट की कमेटी जो हैं उनको मीन्स टेक्निकल एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और पहली बार ऐसी एक्सरसाइज जो है वो कैग करने वाला था. दिस इज समथिंग न्यू दैट वी आर गोइंग टू सी. एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. आई होप आज के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे. प्लीज डू शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.